वेलकम टू लर्न ओवेक्स एकेडमी बाय आयुषी। आज के वीडियो में हम इंग्लिश की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एंड्रिन रिच को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम को एंड्रिन रिच ने लिखा है। एंड्रिन रिच जो यूएसए में बॉर्न हुई थी और उनको जाना जाता है अपने वुमेन मूवमेंट्स के लिए। इस पोएम में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उनकी वुमेन एम्पावरमेंट का, उनके वुमेन एनकरेजमेंट का। शी इज अ वुमेन मूवमेंट में शी इज एन एक्टिविस्ट एंड शी इज ऑल्सो पोइट एंड थियोरिस्ट। उन्होंने काफ़ी सारी वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री लिखी हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज उन्होंने लिखे हैं। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म, हमें उनकी जो राइटिंग्स है उनमें रेसिज्म और मेल पैट्रियार्की का एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। आपको इस पोएम में भी, ये जो पोएम है हमारी, ये मेल चॉविनिज्म की तरफ सेंट्रिक है। यानी हमें ये दिखाती है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर मेल डोमिनेंस है। हमारे सोसाइटी में जो पैट्रियार्की है उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी पोएम। और हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है इस पोएम की, आंट जेनिफर। आंट जेनिफर ये एक इमेजिनरी फिगर है, बट इस पूरी पोएम में आंट जेनिफर को उनके टाइगर से कंपेयर किया गया है। वो हम इस पोएम को समझते समझते आगे पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो वी सी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोस थ्रू हर वर्क। उनके वर्क से हमें यही सब पता चलता है कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू रेसिज्म। वो रेसिज्म के पूरी तरह से खिलाफ है। और जब आप ये पोएम पढ़ोगे तो आपको एंड्रिन रिच का एक और पर्सपेक्टिव समझ में आएगा और उनका जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो साइड है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जो वो अपनी पोएम्स के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। शी एड्रेसेस इन दिस पोएम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसेस। इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा एक वुमेन के क्या एक्सपीरियंस होते हैं एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में आने के बाद आपके पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप इस तरीके से बोल नहीं पाते। आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही काम है, माइल्ड है, डल है। उनके बहुत सारे एम्बिशंस होते थे, बहुत सारे विजन्स थे, बहुत कुछ करना था उन्हें लाइफ में, उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स थे। बट क्योंकि उनकी शादी हो गई, उनके मैरिज के कंपल्जन की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रेंट्स उन पे आ गए। अब आंट जेनिफर केवल रेस्ट्रिक्टेड है अपने पब्लिक स्फीयर को छोड़कर प्राइवेट स्फीयर के अंदर। अब वो केवल अपना घर संभालती हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हाउस होल्ड कोर्स करना। सो वही हम इस पूरी पोएम में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं दे आर prancing across a screen। वो एक स्क्रीन के ऊपर कूद रहे हैं। prance मतलब दे आर हॉपिंग, दे आर जंपिंग, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर। ये यहाँ जो स्क्रीन की बात हो रही है, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं दीज आर नॉट रियल टाइगर्स। आंट जेनिफर अपनी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसके थ्रू, एक स्क्रीन होती है ना जिस पर आप एम्ब्रॉयडरी करते हो, आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर पैलेट लगा के आप हैंकरचीफ के ऊपर, किसी भी क्लॉथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हो। आपके घर में अगर कुछ लोग करते होंगे तो आपको पता होगा, आज के टाइम पे तो बहुत कम होता है। तो आंट जेनिफर भी उस स्क्रीन के ऊपर यानी उस क्लॉथ के ऊपर टाइगर्स बना रही है। और वो टाइगर्स किस तरीके के बना रही है, जो वो इमेजिन करती है जैसे वो खुद हो। तो आंट जेनिफर अपनी इमेजिनेशन को टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, जैसे वो बनना चाहती है बट वो है नहीं। आंट जेनिफर और टाइगर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट हमें इस पोएम में देखने को मिलता है कि आंट जेनिफर और उनके जो बनाए हुए टाइगर्स है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। सो वी शैल स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across the screen। उनके जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर कूद रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। एक ग्रीन वर्ल्ड के अंदर, मतलब घास में है ना, फॉरेस्ट एरिया में तो टाइगर्स मूव करते हैं, तो उन्होंने टाइगर्स ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। दे आर मूविंग एंड दे आर prancing इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन वर्ल्ड के अंदर। ब्राइट टोपाज, टोपाज एक तरीके का येलो स्टोन होता है, तो यहाँ पर ब्राइट टोपाज वर्ड यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए इस ब्राइट टोपाज यानी येलो स्टोन को, जो टाइगर के स्ट्राइप्स होते हैं ना येलो कलर के, उनसे। सो जो ब्राइट टोपाज है, जो ब्राइट टोपाज यानी कि जो येलो स्टोन है जो रिप्रेजेंट करता है उस टाइगर के येलो कलर की जो स्ट्रिप्स होती है उसके ऊपर, वो येलो स्ट्रिप्स के साथ वो टाइगर मूव कर रहा है ग्रीन वर्ल्ड के अंदर, हरे भरे एरिया के अंदर, है ना। मतलब अपने फ्री प्लेस में ग्रीन वर्ल्ड यहाँ क्या दिखा रहा है कि वो जहाँ के लिए टाइगर बना है वो वहाँ मूव करता है। और ग्रीन वर्ल्ड, वो फॉरेस्ट जो उसका एरिया है, वो दिखाता है कि वो फ्रीली वहाँ कहीं भी मूव कर सकता है ना। ही इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वो एक ही जगह पे बाउंड नहीं है। जबकि आंट जेनिफर उन्हें अपने घर में ही रहना है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर्स हैं उन्हें पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से डर नहीं लगता। दे पेस इन स्लीक शिवल्रिक सर्टेनिटी। यहाँ पे आपको एक पोएटिक डिवाइस भी देखने को मिलेगा। स्लीक मीन्स होता है एलिगेंट, है ना, बहुत ही नजाकत से। शिवल्रिक सर्टेनिटी, शिवल्रिक ये आप कह सकते हो एक विमेन इमोशन है। तो शिवल्रिक क्या है, एक इमोशन है जो विमेन में ही आपको देखने को मिलेगा, दूसरों की केयर करने वाला, है ना, लविंग केयरिंग जो नेचर होता है उसको आप शिवल्रिक बोलते हो। तो एक स्लीक शिवल्रिक सर्टेनिटी के साथ जो टाइगर है वो मूव करता है। पेस मतलब एटलेंस नापना, मतलब आप पैर से जगह नापते हुए चलते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं पेस करना। तो आराम आराम से नजाकत के साथ वो जो टाइगर है वो एक शिवल्रिक सर्टेनिटी में सिंपैथी लेकर, केयर लेकर दूसरों के लिए चलता जा रहा है। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि पोएट ने उस टाइगर को, जो कि ब्रेवरी का सिंबल है, टाइगर जो कि फ्रीडम का सिंबल है, टाइगर इज ऑलवेज फ्री, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, तो उसको कंपेयर किया गया है, उसको वुमेन एट्रीब्यूट्स दिए। शिवल्रिक मैंने जैसे आपको बताया एक वुमेन इमोशन है, और इसको टाइगर के साथ पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पे ह्यूमन फीलिंग एक टाइगर को दी गई है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलेगा आपको, राइट। नेक्स्ट, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल एंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, काँप रही हैं उनकी उंगलियाँ, जो उनकी वुल है उसके थ्रू, वो वुल से बुनाई करती है, निटिंग करती रहती हैं। तो जब वो निटिंग कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं उनसे, उस समय उनकी उंगलियाँ काँपती रहती हैं। एंड दे फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उस टाइम इतनी काँपती हैं उनकी फिंगर्स घर में बैठे हुए कि जो नीडल होती है, जो सुई होती है, वो भी उनको खींच पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जैसे बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है उसके लिए, है ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके लिए। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स उनकी जो वेडिंग रिंग है ना, जो एंगेजमेंट रिंग होती है, तो वो जो रिंग है इट सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये लाइन बहुत ही डीप मीनिंग शो करती है आपको। इट शोज कि ये जो रिंग है जो आंट जेनिफर वियर करती है, उनकी जो शादी की निशानी है, जो अंकल का वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, इट इज अ सिंबल ऑफ हर मैरिज। ये जो रिंग है ये उनकी मैरिज का ही तो सिंबल है। अब उस रिंग का जो कि बिल्कुल भी वेटलेस होती है ना, रिंग कितनी की होती है, बहुत छोटी वेट की होती है, बिल्कुल वजन पता नहीं चलता, बट उसको रिप्रेजेंट किया गया एज अ मैसिव वेट। ये बहुत बड़े बर्डन की तरह उनके ऊपर, है ना, उसको बहुत बड़ा बोझ है जो बहुत ही हेवीली बैठता है, मतलब उस बहुत ही भारी लगता है उनके हाथ पर, है ना। आंट जेनिफर को हैंड को ये झेलना, ये बर्डन लेना उस वेडिंग रिंग का बहुत ही भारी पड़ता है। ये क्या दिखाता है? दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम मेल चॉविनिज्म।
उनके साथ जो प्रॉब्लम है घर के अंदर, उन्हें पावर ऑफ पैट्रियार्की यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि उनका घर पैट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से चलता है, जहाँ घर में हमेशा मेल मेंबर्स की ही मानी जाती है और उन्हीं के हिसाब से घर में सब कुछ होता है। फीमेल को जो वुमेन मेंबर्स हैं, उनको सिर्फ केवल हाउसहोल्ड कोर्स घर के काम करने के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है, उनका काम यही है ना? तो आंट जेनिफर को भी उनके हस्बैंड यही बोलते हैं। तो ये इतने सारा जो बर्डन है उनकी ड्यूटीज़ का, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज़ अ वाइफ जो उनको फुलफिल करनी है, उनको घर भी सँभाल के रखना है, तो ये पूरा बर्डन मैरिज की वजह से उनके ऊपर आया है ना? उनको कोई फ्रीडम नहीं है। अब वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती कुछ भी करने के लिए, है ना? व्हाई शी फ्लटरिंग थ्रू हर वर्ड, हमने देखा ना उनकी उंगली काँप रही है। क्यों काँप रही है? बिकॉज़ शी इज़ फियरिंग कि उनके हस्बैंड अगर आ गए, तो वो फिर से उनका अपना पावर दिखाना स्टार्ट करेंगे, है ना? ही विल स्टार्ट शोइंग ऑर्डर्स टू हर, उनको फिर से ऑर्डर्स मिलेंगे, वो फिर से काम करने लगेंगी, फिर से उनको बस माती मारनी है उनकी। तो इसलिए उनकी फिंगर्स फ्लटर करती रहती हैं, जब वो अकेले भी अपना हॉबी भी वो परस्यू कर रही हैं। वूल में निटिंग करना वो उनकी हॉबी है, वो उनका काम है, जो उनको खुशी मिल रही है, तभी तो वो फ्री टाइम में करती हैं। तो उसको करते वक़्त भी उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है, काँप रही है कि अगर उनके हस्बैंड आ गए, तो वो उनसे उन्हें ये सब करने से मना कर देंगे, है ना? उनका फ्रीडम फिर से छीन लिया जाएगा। So the ring heavily sits upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. अभी हमें बताते हैं कि आंट जेनिफर की लाइफ में आगे क्या होगा जब आंट मर जाएगी, जो आंट है व्हेन शी इज डेड, तो उनके जो कांपते हुए हाथ हैं, उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, वो अभी भी उन हैंड्स के अंदर वो रिंग रहेगी। जब उनको दफनाया जाएगा, है ना, या जैसे भी क्रीमेट किया जाएगा, तो उनके साथ वो रिंग हमेशा रहेगी। यानी कि वो अपनी डेथ के बाद भी उस फ्रीडम में नहीं आ पाएंगी जो वो अचीव करना चाहती है। अब ये जो लास्ट 4 लाइन्स हैं, ये हमें दिखाती हैं कि जो ऑर्डियल्स यानी कि उनकी जो कला थी आंट जेनिफर की, दैट वो निटिंग कर सकती थी बहुत अच्छी, वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं और अपना टाइगर बनाती हैं स्क्रीन के ऊपर। वो जो टाइगर बनाने की जो उनकी स्किल है, जो निटिंग करने की जो उनकी स्किल है, तो जो उनकी ऑर्डियल्स हैं, है ना, जो उनकी स्किल सेट है, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जिनसे वो मास्टर्ड है, जिनमें उनको मास्टरी है, मतलब उनको सब आता है उसके अंदर, उनके साथ ही वो जाएँगी और हमेशा उस रिंग को साथ लिए जाएँगी जब भी वो इस दुनिया को छोड़कर जाएँगी। तो ये चीज़ें हमेशा उनके साथ रहेगी, तो वो रिंग हमेशा साथ रहेगी। उसी के साथ-साथ वो जो उनका फ्रीडम की एस्पिरेशन है, वो भी उनके साथ ही रहेगी, वो उनको उसके बाद भी नहीं छोड़ने वाली। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो पैनल के अंदर उन्होंने टाइगर्स बनाए, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन अब जो उन्होंने स्क्रीन में टाइगर्स बनाए थे, वो अभी भी प्रांस करते हुए जाएँगे, प्राउडली, बिना किसी से डरे, है ना, सिर उठाकर वो टाइगर्स अभी भी घूम रहे हैं। उनकी स्क्रीन पर वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो वो बना के गई हैं, वो इनका इमेजिनेशन था, वो उनका फ्रीडम के लिए एस्पिरेशन था उनकी स्क्रीन्स पर, जो अभी भी लिविंग है उनके टाइगर्स के थ्रू। तो ये थी हमारी पोएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ पोएम। पोएम काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे इमोशंस को एक साथ कंटेन करती हुई है। तो हमें पता चला कि इस पोएम की जो बेसिक थीम है, वो है मेल चॉविनिज़्म, यानी जो मेल सेंट्रिक फैमिली हमको देखने को मिली, तो मेल चॉविनिज़्म को ये पोएम काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। पैट्रियार्की की पावर यहाँ पे शो करती है। उसके साथ-साथ हमें इस पोएम में देखने को मिलता है मैरिड वुमेन की जो पैथेटिक कंडीशन है, जो दयनीय हालत है, जो मैरिड वुमेन की हमारी सोसाइटी में। और हमें देखने को मिलता है एक ब्राइट कॉन्ट्रास्ट, आंट जेनिफर और उनके टाइगर के बीच में एकदम कॉन्ट्रास्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जहाँ पर आंट जेनिफर बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, वो डरी हुई रहती है, शी इज़ फियरफुल। वहीं पर टाइगर क्या है, वो प्राउडली मूव करता है अपने ग्रीन वर्ल्ड के अंदर, है ना? उसको पूरा फ्रीडम है। एंड टाइगर कौन है? फियरलेस है। यहाँ दिखाया ना, टाइगर कभी भी मेन से डरता नहीं है वहाँ पर। तो टाइगर बिना फियर के मूव करता जा रहा है। ये आंट जेनिफर का ही विजन है जो उन्होंने बनाया अपनी एम्ब्रॉयडरी में। बट दे आर बोथ वेरी डिफरेंट। तो उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। आइए चलिए इसके फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। अगर आपको थोड़ा-सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पोएटिक डिवाइसेस की, तो भी हम कर लेंगे, अदरवाइज़ फर्स्ट में तो हम क्लियरली ही समझेंगे। अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होता है जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में सेम साउंड से स्टार्ट करता हुआ मिलेगा। यानी कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से आपको 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। जैसे शिवल्रिक सर्टेनिटी, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? फिंगर्स फ्लटरिंग, ये दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। शिवल्रिक सर्टेनिटी एक एग्जांपल है अलिट्रेशन का, फिंगर्स फ्लटरिंग दूसरा एग्जांपल हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। एंड द थर्ड वन इज prancing प्राउड, पीपी, दोनों सेम है। तो अलिट्रेशन होता है जिसमें सेम साउंड हमें देखने को मिलता है रेगुलरली, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब हम किसी नॉन लिविंग या हम किसी इनह्यूमन चीज़ को इनह्यूमन ऑर्गेनिज्म को हम ह्यूमन फीलिंग्स दे देते हैं, है ना? ह्यूमन्स की तरह बिहेव करवाना, उनको पर्सोनिफाई करना, है ना? पर्सोनिफिकेशन पर्सन जैसा बिहेव करवाना उनको, इंसानों की तरह। तो हमें देखने को मिला, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि स्लीक, शिवल्रिक, सर्टेनिटी, टाइगर के लिए यूज़ किया गया है कि टाइगर क्या है? एलिगेंट है। टाइगर शिवल्रिक, टाइगर केयरिंग है। तो क्या टाइगर केयरिंग हो सकता है? क्या टाइगर के अंदर एलिगेंस हो सकती है? ये सारी ह्यूमन एट्रिब्यूट्स हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है और ये सब टाइगर को दिए गए हैं, इसलिए ये एग्जांपल है पर्सोनिफिकेशन का। यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, टाइगर को पर्सन जैसी फीलिंग्स दी गई है। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर और सिमिली दोनों के अंदर हम कंपेयर करते हैं, बट सिमिली में एक डिफरेंस आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा। सिमिली के अंदर हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं एज एंड लाइक, ये वर्ड्स लिखे होते हैं कंपेयर करते समय, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहीं भी आपको ये वर्ड्स मिले बीच में पोएम के अंदर जो किसी को कंपेयर कर रहे हैं, आइदर एज या फिर लाइक दिया हो, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली। वहीं पर कहीं अगर ये दोनों वर्ड्स नहीं दिए, बट फिर भी आप कंपैरिजन देखने को मिलता है किसी और चीज से, देन इट इज मेटाफर। यानी ये दोनों वर्ड्स का यूज हो रहा है और कंपैरिजन हो रहा है, तो सिमिली है, अदरवाइज इट इज अ मेटाफर। जैसे इस पोएम में हमें देखने को मिला ब्राइट टोपाज। ब्राइट टोपाज मींस जो येलो स्टोन है, प्रीशियस येलो स्टोन है, टोपाज टोपाज का, उसको कंपेयर किया गया है टाइगर के येलो स्ट्रिप से। टाइगर के येलो स्ट्रिप्स ना लिखकर पोएम में ब्राइट टोपाज लिखा है, इसको यूज कर दिया है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया गया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल के आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अगर अभी तक आप हाइपरबोल नहीं जानते थे, तो हाइपरबोल इज समथिंग जो आप इसके नाम को ब्रेक करके समझ सकते हो। हाइपर मींस क्या होता है? बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर देना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। सिंपली हाइपरबोल इज कि एग्जैगरेटेड वर्ड्स आप बोल रहे हो, है ना? आपने ऐसा स्टेटमेंट बोला है जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर है, पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जैसे मैंने आपको बताया अंकल के वेडिंग बैंड तो रिंग है ना? अंकल की जो शादी की निशानी, जो बैंड उन्होंने पहनाया है, वो रिंग का सिंबोलिज्म है। तो यहाँ हम रिंग की बात कर रहे हैं। अब रिंग का वेट इतना मैसिव नहीं हो सकता है, राइट? फिर भी पोएम में लिखा है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो ये जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है, ये हाइपरबोल है, एग्जैगरेशन है ना? ये पॉसिबल तो नहीं है कि रिंग का वेट बहुत ज्यादा भारी हो। इट इज एन इम्पॉसिबल कंडीशन, ये बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, इसलिए हाइपरबोल का एग्जांपल है। तो लास्ट जो हमारे पास है हर टेरिफाइड हैंड्स, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है। ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको देखने को मिलेगा जब आपको कोई स्पेसिफिक एडजेक्टिव आपको डिफाइन किया जा रहा है कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि हमें देखने को मिलेगा, आपको एक और पोएम में देखने को मिलेगा कोल्ड सी। सी जो कि शांत है, वो ठंडा है। अब इसमें हमें दोनों ही चीज़ ट्रांसफर की गई है। ये जो एपिथेट है, इस सी को ट्रांसफर किया गया है ना? कोल्ड सी। उसी की तरह हमें देखने को मिलेगा हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके जो हाथ है वो कांपते हुए हैं। तो जो टेरिफाइडनेस है वो हैंड्स को ट्रांसफर की गई है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप ये अभी तक जितने भी हमने समझा पोएटिक डिवाइसेस और ऑल, ये सब आप क्लियर हुआ हो, एंड ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है।
तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन, एक-एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए क्लियर किया और सारे पोएटिक डिवाइसेस भी कवर किए, इसके थीम के साथ। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट पोएम की वीडियो के अंदर।